चीन की निगाहें अफ्रीका पर टिकी है और वह एक कॉलोनियल शक्ति बनता जा रहा है और इसका मतलब है कि अफ्रीका के सबसे खराब तानाशाहों का समर्थन। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। अफ्रीका उन तानाशाहों के चंगुल में फंसा हुआ है जो अपने लोगों को बांटकर पीटते रहते हैं और चीन उन्हें अपने देशों की आर्थिक संपत्ति के बदले में ऐसा करने के लिए उपकरण दे रहा है। मैंने मियामी में ओस्लो फ्रीडम फोरम में नाइजीरियाई कार्यकर्ता और संगीतकार डीजे स्विच से बात की, जहां उन्होंने मुझे नाइजीरिया में चीन के ठंडे प्रभाव के बारे में बताया। आज मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत से अमेरिकी वास्तव में नाइजीरिया के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो क्यों ना आप हमें वहां की स्थिति के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। खैर, नाइजीरिया बहुत हद तक अफ्रीका के केंद्र में है। यह महाद्वीप का सबसे बड़ा, सबसे अधिक आबादी वाला देश है। बहुत प्रभावशाली भी, बहुत तानाशाही, लेकिन वे आपको ये जानना पसंद नहीं करते। लेकिन हाँ, यह एक खूबसूरत जगह है। हमारे पास बस कुछ लोग हैं जो आपको लगभग चाहते हैं कि आप उस जगह से नहीं आए। मुझे पता है कि आप उस तानाशाही आक्रमण में से कुछ की अग्रिम पंक्ति में थे। हाँ, मैं और बहुत बहादुर नाइजीरियन भी। मुझे अब कुछ जानने का सौभाग्य मिला है क्योंकि घटना के बाद हमने संपर्क बनाए रखने की कोशिश की क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे जब हम शुरू में मिले थे। आप जानते हैं कि विरोध कैसा होता है। फिर से मैं हम में से प्रत्येक की सराहना करता हूँ क्योंकि स्थिति जितनी दर्दनाक और दर्दनाक थी, हम बहुत ही शांत थे। नाइजीरियाई स्वाभाविक रूप से बहुत जोर से हैं, लेकिन हम बहुत ही शांत थे। हम बहुत शांत थे। मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरे लिए वास्तव में अजीब था, व्यक्तियों के रूप में अजीब नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से। क्योंकि हमारी सरकार, उन्होंने हमेशा हमारे धर्मों या हमारी जातियों और उन सभी के साथ हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन मैंने विभिन्न जनजातियों, उत्तरी और दक्षिणी लोगों और पश्चिम और पूर्व के लोगों को एक दूसरे की मदद करते देखा है। मुझे याद है कि एक बार ये शुक्रवार था जब हम विरोध कर रहे थे। हमारे बीच के मुसलमान प्रार्थना करना चाहते थे और हमने उनके लिए ये बड़ा घेरा बनाया और उनकी रक्षा की जैसे वे प्रार्थना कर रहे थे। ये एक सुंदर था। एंडसार्स विरोध के दौरान मैंने नाइजीरियाई लोगों को देखा है। ये सबसे अच्छा है। वाह, खैर यह आश्चर्यजनक है कि एक क्रूर शासन जनसंख्या में सर्वश्रेष्ठ को सामने ला सकता है। सच तो यह है कि आबादी बस है। मुझे नहीं पता कि आप कितने नाइजीरियाई लोगों को जानते हैं। अच्छा, अब तुम मुझे जानते हो। हम बहुत जिंदादिल लोग हैं। हम खुश लोग हैं, लेकिन आपको ये देखने को नहीं मिलता है क्योंकि हम एक सरकार के अधीन हैं कि बस। ये लगभग ऐसा है जैसे वे सुबह उठते हैं और वे हमारी खुशी का अनुमान लगाते हैं। अगर हम आज बहुत खुश हैं, तो आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। ये ऐसा है, ओ नहीं, उनके लिए कुछ करो। तो ये ट्विटर की तरह है। हाँ, उदाहरण के लिए ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दें। ये बुरा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि चीन ने हाल ही में नाइजीरिया में गरीबी को खत्म करने का वादा किया है। व्यापार $20 बिलियन से ऊपर हो गया है, इसलिए चीन निश्चित रूप से नाइजीरिया को एक महान स्थान बना रहा होगा। वाह, क्या बात है। अब मुझे पता है कि मैंने नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अब नाइजीरिया में लगभग 200 चीनी कंपनियों के बारे में सोचता हूँ और शोषण एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। निश्चित रूप से जिस तरह से मैं चीन को देखता हूँ और जो भी इरादा है, मैं इसे दो तरह से देखता हूँ। सबसे पहले, इसके मूल में राजनीतिक, वास्तव में इस परोपकारी इरादे के लिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यह सिर्फ राजनीतिक है। बस एक ही तरह से मैं इसे देखता हूँ। वहां के बारे में क्या? अफ्रीका में 54 देश, मुझे पता है कि लगभग 53 बीजिंग को पहचानते हैं। उस वैश्विक मंच पर उन 53 कंट्रीज का समर्थन चीन को उस वैश्विक मंच पर अच्छी तरह से स्थापित करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक खेल को बढ़ाता है। यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के बारे में बात करते हैं जिनके पास चीन के बारे में मुद्दे और चिंताएं हैं, और ऐसा लग सकता है कि वे वास्तव में उन्हें एक ही टेबल पर कभी नहीं चाहते हैं, तो इन सहयोगियों को उन्हें लाभ उठाने या पहुंच देने के बजाय
उन्हें उसमें डाल देता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रभावशाली स्थिति। दूसरी तरह से मैं इसे देखता हूँ, ये वास्तव में इस बिंदु पर सिर्फ शोषण है। उन्हें कच्चे माल की जरूरत है और हमारे पास संसाधन है। अफ्रीका संसाधनों से भरा है कि हम नहीं जानते कि क्या करना है। हम इसे सस्ते में बेचते हैं और चीन ऋण या जो भी सहायता देने का दावा करता है वह बदले में केवल नाइजीरिया का लाभ उठाने के लिए दे सकता है और फिर अपने स्वयं के शहरों या अपने स्वयं के उत्पादन और सामान को अपने घटिया उत्पादों को डंप करते हुए बिजली दे सकता है। वह सब सामान हमारे साथ। अगर आप चीन के बारे में बात कर रहे हैं जो गरीबी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे ये दिखाई नहीं देता। अब हम वास्तव में शीर्ष पर हैं, दुनिया की गरीबी की राजधानी। यदि आप अपना शोध करते हैं तो आप इसे देखेंगे। जैसा कि आपने बताया, इन चीनी कंपनियों पर नस्लवाद, यौन शोषण के आरोप लगते रहे हैं। ये बस चलता रहता है। हाँ, सिर्फ नाइजीरिया में ही नहीं, घाना और अन्य जगहों पर भी। पूरे अफ्रीका में। और फिर भी ऐसा लगता है कि इन चीनी कंपनियों को इसके लिए कभी कोई असर नहीं पड़ता है। नाइजीरिया ऐसा में क्यों उनके है? द्वारा किए गए सभी अत्याचारों और अपराधों के साथ औसत पुलिसकर्मियों या पुलिस बल को लें। जैसा कि आपने कहा, इसका कोई असर नहीं है, लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं कि चीनियों को वह मिल जाएगा अगर हम खुद को तैयार भी नहीं कर सकते हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को बताना चाहते हैं जो आपको पैसे दे रहा है क्या करना है? फिर हम एक ऐसी सरकार की बात कर रहे हैं जो ध्यान ही नहीं देती। नाइजीरियाई सरकार ध्यान नहीं देती है। हम उनसे सालों से बिजली जैसी बुनियादी चीजों और अन्य सभी चीजों पर बात कर रहे हैं और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। इसलिए यदि आप किसी चीनी कंपनी में काम पर जाते हैं और आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या आपको आपका बकाया नहीं मिल रहा है या आप पर नस्लीय हमला किया गया है, तो यह इंटरनेट पर ब्लॉग के लिए सिर्फ एक कहानी है। यह वास्तव में दुखद है, क्योंकि जैसा कि आप कहते हैं, नाइजीरिया में इतनी क्षमता है, पूरे अफ्रीका में है। ऐसा नहीं है कि ये निवेश सौदे संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य पश्चिमी शक्तियों के साथ नहीं हो सके, लेकिन क्योंकि उन सौदों के लिए किसी प्रकार के राजनीतिक सुधार की आवश्यकता होगी। ये तानाशाह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जाते हैं, जो उस तरह का कोई भी नहीं बनाती है दावों की। यह उन आवश्यकताओं में से कोई भी नहीं बनाता है। हाँ, आप सही है। आपने उस प्रश्न का काफी उत्तर दिया है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को लें, मानवाधिकारों पर बहुत बड़ा है और जैसा आपने कहा, राजनीतिक सुधार अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों जैसे स्थानों के लिए ये बड़े मुद्दे हैं। इसके विपरीत ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका सही है या कुछ भी। हर किसी के अपने मुद्दे हैं, लेकिन कम से कम आप लोकतंत्र और इस तरह की चीजों के लिए लड़ते रहने का प्रयास कर रहे हैं। ये वास्तव में चीन की सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं है। तब मुझे लगता है फिर से मेरे लिए ये वास्तव में फिर से एक वित्तीय चीज के लिए उबलता है। चीन ने अन्य देशों को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है कि वे अफ्रीकी देशों को कितना देते हैं। यदि आप अफ्रीकी नेताओं की प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं जो लूटपाट आदि का आनंद लेते थे, तो वे हमेशा कम के बजाय अधिक लेते थे और फिर आवश्यकता के बिना। वे ऐसा महसूस नहीं करना चाहते कि बच्चों को बताया जा रहा है कि क्या करना है। इसलिए चीनी आते हैं, उनका एक एजेंडा है, वे वास्तव में नहीं। वे आपको यह आभास देते हैं कि आप जानते हैं क्या, हम आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं कि अन्य देशों के विपरीत क्या करना है। हम आपको दे रहे हैं, हम सिर्फ आपको स्वतंत्र होने में मदद करना चाहते हैं। फिर जो कोई ऐसा मानता है, मैं क्या कहूँ? यह तानाशाहों को शक्ति देता है। ये तानाशाहों को शक्ति देता है। उनके पास अब समर्थन है जहां से वे इसे प्राप्त करते थे। फिर से यूके, यूएस, विश्व बैंक। अगर ये धीमा है और चीनी आ रहे हैं, तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? और फिर वे आपको कोई प्रतिबंध नहीं दे रहे हैं। तो वास्तव में नाइजीरिया में चीन की गतिविधियों के दायरे को समझने में हमारी सहायता करें। मुझे पता है कि उनके साथ हमारे बहुत मजबूत व्यापारिक संबंध है जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये चीनियों के लिए अधिक फायदेमंद है। जहां से मैं बैठा हूं, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। इसके अलावा चीन ने बुनियादी ढांचे की प्रतिबद्धताओं को कहा है। उदाहरण के लिए नाइजीरिया जैसे रेलवे जिसे वे बनाना चाहते हैं और अन्य बुनियादी ढांचा संबंधी कंपनियां जो वे देश में स्थापित कर रहे हैं। हम विशेष रूप से प्रगति नहीं देख सकते हैं। बहुत सी चीजें जो हो रही हैं वे उत्तर में हो रही हैं। अब मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं नाइजीरिया के विभाजन का समर्थन नहीं करता, जो अब एक ट्रेंडिंग विषय है,
लेकिन आप अलगाववादियों को समझ सकते हैं जो नाइजीरिया को विभाजित करना चाहते हैं, क्योंकि ये उचित नहीं लगता कि क्या हो रहा है। सरकार उत्तर में बहुत सारे संसाधन डाल रही है, लेकिन अगर यह सिर्फ उत्तर था, ठीक है, लेकिन यह देश के बाहर है। राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी वे नाइजा को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ने अपना विकास पूरा नहीं किया है। फिर रेगिस्तान में नौसैनिक अड्डे के निर्माण जैसे पागल काम करने से यह नहीं बनता। इसे नौसैनिक अड्डा कहा जाता है। आप सोचने जा रहे हैं कि लागोस के बारे में कैसा है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। हमारे पास एक समुद्र तट और उस तरह की चीजें हैं। उनमें से बहुत सारे संसाधन उस रास्ते जा रहे हैं। बस उन्हें खुश करें, फिर वे जो चाहते हैं वह बहुत कम कीमतों पर लेते हैं। मेरे लिए ये हार जीत की स्थिति है। हम हार रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन जब तक जो लोग साझा कर रहे हैं, वे जो भी पैसा साझा कर रहे हैं, वे खुश हैं। हम में से बाकी लोग नरक में जा सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि कुछ लोगों ने तुलना की है कि चीन अफ्रीका में क्या कर रहा है। उन्होंने इसकी तुलना श्वेत उपनिवेशवाद से की है। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है? हाँ, मैं देख सकता हूँ क्यों, लेकिन यह अभी हुआ है। इसके ऊपर एक लगाता है। ये जहाज और चाबुक और वह सब सामान नहीं है। जब आप उपनिवेश के बारे में सोचते हैं तो आप जो विशिष्ट तस्वीर देखते हैं, ये सिर्फ रणनीतिक है। मैं इसे नव उपनिवेशीकरण कहूंगा। बस उन चीजों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ वे हमें ऋणी रखने के लिए हमें दे रहे हैं, और जिन भी अफ्रीकी देशों या साइटों पर उनकी पकड़ है, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इसे डालते हैं उस रास्ते। एक अलग तरह की जंजीरें। तो नाइजीरिया के लोग चीन के बारे में कैसा महसूस करते हैं? मैं इस प्रश्न का यथासंभव स्पष्ट उत्तर देने जा रहा हूँ। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मैं सितारों के लिए शूटिंग करने की हिम्मत करूंगा और कहूंगा कि लगभग 70% आबादी, उनके पास ये बातचीत भी नहीं है। ये बातचीत भी नहीं है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। एक और छोटा प्रतिशत जो लोग शायद सरकार में हैं, उनके पास इस प्रकार की बातचीत होगी क्योंकि वे इस प्रकार के विषयों या संबंधों से सीधे जुड़े हुए हैं। फिर हो सकता है कि दूसरा समूह मीडिया में हो, इसलिए कोई आप जो इन मुद्दों पर रिपोर्टिंग कर रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या आप जानते हैं, नाइजीरियाई आबादी का लगभग 70% वे 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो भले ही राष्ट्र एक पुराना राष्ट्र नहीं है, क्षमा करें, एक युवा राष्ट्र, जनसंख्या मुख्य रूप से युवा है। आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो सीधे वहीं हो रहे मानवाधिकारों के हनन से अधिक चिंतित हैं। ये मेरे साथ हो रहा है। इसलिए चीन के बारे में सोचना और बात करना बहुत सारे युवाओं के दिमाग में नहीं आता है। फिर हम सबसे लंबे समय से चीनी उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स जो वे ला रहे हैं और वह सब सामान खरीद रहे हैं। आपकी सड़कों पर बहुत सारी दुकानें हैं। आप दुकानें देखते हैं और वे उन सभी चीनी उत्पादों और उन सभी सामानों का उपयोग कर रहे हैं। वे इसके बारे में नहीं सोचते। हमारी सरकार इसमें निवेश भी नहीं करना चाहती। हमारे पास प्रतिभा है। एक जवान लड़का है। मैं एक युवा लड़के के रूप में देखता हूँ जो हाल ही में वायरल हुआ और उसने एक जुर्म बनाया। मैं एक लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। वे अमीर से भी नहीं है, सबसे बड़े, सबसे अच्छे स्कूल या किसी भी चीज में गया है। ये किसी गांव का एक लड़का है। ये सिर्फ उन प्रतिभाओं में से एक है। उनकी कहानी सामने आई। सरकार ने बस परवाह नहीं की। लोग इस तरह से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। इस आदमी को देखो, फिर दूसरा देश। हो सकता है कि मेरे पास ये विशेष नाम या तथ्य सही ना हो, इसलिए कृपया तथ्य की जांच करें। मुझे नहीं पता कि ये पोलैंड है, लेकिन इन देशों में से एक फिनलैंड से बाहर है, मुझे लगता है। लेकिन इन देशों में से एक ने इस लड़के को आमंत्रित किया। उन्होंने उसे सब कुछ दिया है। इस तरह हम प्रतिभा को बर्बाद करते हैं। जब तक हम जानते हैं कि हम आयात करते हैं, हम टूथपिक के लिए सब कुछ आयात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पेड़ नहीं है। लड़कों के झुंड को बुलाओ, हम कुछ टूथपिक काटेंगे। कि हम ऐसा नहीं करते। ज्यादातर लोग इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग वही खरीदते हैं जो वे आम तौर पर खरीदते हैं। मुझे वे डीवीडी पसंद है, वे खरीदते हैं। वे वास्तव में नहीं सोचते, रुको, ये कहाँ से आया, हम इसे क्यों नहीं बना रहे हैं। ज्यादातर लोग वास्तव में चीन के प्रभाव के बारे में बात नहीं करते हैं। वास्तव में मैंने सुना है कि घाना के लोगों ने नाइजीरियाई लोगों की तुलना में अधिक बातचीत की है। खैर, शुरुआत के लिए, और ये नहीं है, मुझे घाना से प्यार है। ये एक ही खूबसूरत जगह है, लेकिन शुरुआत के लिए
मैं आपको जनसंख्या अंतर या उम्र के बारे में आंकड़े देता हूँ। नाइजीरिया आबादी का बहुमत कितना युवा है? नंबर 1। नंबर 2, नाइजीरिया की तुलना में घाना में पढ़ने की संस्कृति अधिक है। बहुत सारे युवा नहीं पढ़ते हैं और ये एक समस्या है। काश शायद कुछ अभियान हो। मैं और लोगों से मिला हूँ। घाना पढ़ने की संस्कृति है, इसलिए ज्यादातर लोग पढ़ने और बस विस्तार करने और सीखने और उन चीजों को खोजने की प्रवृत्ति रखते हैं जो उन्हें परेशान करती हैं। लेकिन मुझे नहीं पता यार। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है, क्योंकि हम प्रतिभाशाली थे। हमारे पास वह है जो इसके लिए आवश्यक है, लेकिन हम इस बात में अधिक रुचि रखते हैं कि दूसरे लोगों को क्या पेशकश करनी है। बेशक आप चीन को जानते हैं, देश की उत्पादक मशीन है। चीन से हमेशा कुछ ना कुछ निकलता रहता है। हाँ, मैं देख सकता हूँ कि ये एक वास्तविक चुनौती है। जब आप सार्स की शूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत स्पष्ट है। यही समस्या है। जब आप चीन के बारे में सब कुछ देखते हैं, ओह, ये उत्पाद है, माल है। हाँ, आप उत्पादों को देखते हैं, आप भी नहीं। वास्तव में मैं फिर से कहने की हिम्मत करता हूँ, ज्यादातर लोग उत्पाद खरीदते हैं, ये भी नहीं सोचते कि ये कहाँ से आया है। वे बस इसे खरीदते हैं। फिर यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ जाते हैं। यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप सिर्फ सड़क पर खरीदारी नहीं कर रहे हैं और आप इस बड़े फैंसी मॉल में जाते हैं और फिर आप इसका परीक्षण करते हैं, मुझे ये पसंद है, बढ़िया स्क्रीन या जो भी हो, फिर आप इसे ही खरीद लें। कोई भी वहां खड़ा नहीं है और जा रहा है। क्या ये चीन है? आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। ठीक है, हमारे पास विचकिड है, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जेम्स डेविडो बर्नाबॉय। फिर मुझे वापस जाना होगा और फेला अनिकुल पुकुटी, बॉब मार्ले, ट्रेसी चैपमैन, एरिका बडू के बारे में बात करनी होगी। ये पागलपन है। मेरी संगीत शैली थोड़ी शहरी है, लेकिन कभी कभी सनबर्स्ट। मुझे साडे ट्रेसी चैपमैन से प्यार है। आपके बारे में अधिक जानने या नाइजीरिया में कुछ योगदान करने वाला कोई भी व्यक्ति कहाँ से देख सकता है? हाँ, देखो दोस्तों, बस गूगल नाइजीरिया। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये दिलचस्प है, लेकिन अगर आप रुचि रखते हैं तो सिर्फ गूगल। आशा करता हूं कि आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन मुद्दों को गंभीरता से लेने और सक्षम करने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता है। मैं सक्षम करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे पैरवीकार हैं जो नाइजीरिया में जो नहीं हो रहा है उसकी कहानियां बेच रहे हैं और ये दिखावा कर रहे हैं कि ये हो रहा है। तब शायद कुछ लोग मान लें कि नाइजीरिया में सब कुछ ठीक है। उदाहरण के लिए, लेकिन युवा हर दिन मर रहे हैं। पुलिस वाले बेवजह युवकों की हत्या कर रहे हैं। रिप्ड जीन्स पहनने पर आपकी जान भी जा सकती है। आपके पास आईफोन है, आपकी जान जा सकती है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। कहानी साझा करने में मदद करें और मुझे उम्मीद है कि देश, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विश्व बैंक सिर्फ एक ऐसे देश को पैसा देने से पहले 2 बार सोच सकते हैं जो आतंकवादी हमदर्द हैं और मानवाधिकारों के लिए कोई सम्मान नहीं है। हमसे जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद। और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चीन पर बिना सेंसर किए हमारे यहाँ किए गए काम का समर्थन करना चाहते हैं, तो चुनाव सेंसर टीवी सपोर्ट पर जाएं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। अगली बार मिलते हैं।